नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लर्न विद आशीष चैनल पे। मैं आशीष मौर्य आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि आप सबको थंबनेल में दिखा होगा कि हम आपको एक ही वीडियो में सार्क संगठन के सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं। सार्क संगठन क्या है पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा वैसा कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है आज का टॉपिक क्या है, सार्क। सार्क क्या है? एक संस्था है या एक संगठन है। यह क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक संस्था है, संगठन है। क्या है? सार्क नाम है। तो सार्क क्या है? एक संगठन। क्या है? संगठन या संस्था है, संस्था कह सकते हो आप। तो जो ये सार्क है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम क्या होगा? ये सार्क क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। फुल नेम है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या कारपोरेशन में ये कोऑपरेशन है, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा। नहीं तो आप लोग को ऐसा लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक से कारपोरेशन कोऑपरेशन हो जाता है। ये है कोऑपरेशन, और कारपोरेशन अलग होता है, कोऑपरेशन अलग होता है। ये कोऑपरेशन है, इसका मीन्स होता है सहयोग। तो क्या है? साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई। क्या है? रीजनल क्षेत्रीय कोऑपरेशन सहयोग एसोसिएशन संगठन, यानी इसका क्या नाम है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी इसको हम, इसका एक और नाम है, इसका नाम है दक्षेस। क्या नाम है इसका? दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आइए जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपका 8 दिसंबर। ये 2 दिन का समिट चला था, 7 से 8 दिसंबर ये समिट चला था। कहाँ चला था? ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कब चला था? 1985 में। तो ये 7 और 8 को चला था। तो 8 दिसंबर को इस संस्था का या इस संगठन के स्थापना की गई, उसका निर्माण किया गया। ये कब किया गया? 7 से 8 दिसंबर 1985। अगर आपको सिर्फ 7 दिसंबर मिले तो भी वही सही होगा, सिर्फ 8 मिले तो भी, और कहीं अगर 7 से 8 मिले तो भी सही होगा। तो ये 7 से 8 दिसंबर 1985 कहाँ? ढाका, जो बांग्लादेश में है। लेकिन ये नहीं कि जैसे हम लोग कहीं गए हैं, मान लो आप चारों लोग बैठे हो, बस तुरंत कोई अचानक से, कोई चारों के मन में कुछ है, अचानक से फैसला लेके कुछ नया कर डालो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये संगठन या संस्था बनाना कई देशों को मिला के कोई आसान काम नहीं होता। तो ये इसका विचार कब आया था? तो इसका कभी ना कभी आया होगा विचार। तो ये विचार कब आया था? ये विचार आया आपका, विचार कब आया? नवंबर नवंबर 1980 में। कब आया? 1980 में। नवंबर 1980 में इसका विचार आया। 5वें साल इसका स्थापना हुआ। तो कब आया था? नवंबर 1980 में विचार। स्थापना कब हुआ? 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। तो देखो, कोई काम करने के पीछे कोई ना कोई एम होता है, कोई मकसद उद्देश्य होता है। इसका भी कोई उद्देश्य होगा बनाने का। ऐसे ही तो नहीं मन में आया चलो एक संगठन बना लेते हैं, मौज करेंगे, संगठन बना लिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका भी उद्देश्य है। क्या है? आपसी सहयोग। आपसी सहयोग से शांति व प्रगति हासिल करना। यानी कि हम जो इस संगठन के सदस्य होंगे, सदस्य कौन होगा? यानी इस संगठन में जो देश होंगे, एक देश मीन्स एक सदस्य। वहाँ ये लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ एक सदस्य, समझ लो पूरा देश वहाँ बैठा हुआ है। उस एक सदस्य के अंदर पूरा देश है। तो एक सदस्य एक देश है। तो यहाँ क्या होगा? आपसी सहयोग से, यानी वो जितने देश होंगे, यानी जितने सदस्य होंगे इस संगठन में, वो आपसी सहयोग बनाए रखेंगे।
कोई भी क्षेत्र हो तो हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग। तो जब सहयोग के में जब सहयोग करेंगे तो उससे हमें शांति आएगी। जैसे आतंकवाद की है, आतंकवाद की बात करें तो अगर पाकिस्तान भारत की सहयोग करे तो आतंकवाद क्या हो, जड़ से ख़त्म हो सकता है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, लेकिन जब एक पाल रहा है दूसरा मार रहा है, फिर एक मारते हैं पाल लेते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा होते हैं, मारते हैं पैदा होते हैं, कहाँ ख़त्म होगा। और वो छिपा रखे हैं। तो लेकिन जब अब क्या होता है, जब कोऑपरेट करते यानी जब सहयोग करते तो जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो शांति आ जाएगी, और जब शांति जहाँ होगी वहाँ तो प्रगति होनी ही होनी है। तो इसीलिए आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना इसका उद्देश्य है। इसमें कितने सदस्य देश हैं, ये सदस्य देश की संख्या कितनी है वह नाम, तो इसमें है भाई साहब 8 देश। कितने हैं, 8 देश। 8 देश हैं, लेकिन चलिए इतना बता, उसके आगे बताएंगे आपको। पहला कौन सा है, मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या है, इसमें 8 सदस्य तो हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें केवल और केवल 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे, 7। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अफगानिस्तान 2005 में जुड़ा है। ये बना था कब, 1985 में। 1985 में जुड़ा, ये कब है, 2005 में। मीन्स यही नहीं रहा होगा, हाँ तो यही नहीं था। उस टाइम जो संस्थापक सदस्य सिर्फ 7 ही थे। अफगानिस्तान को निकाल दो तो जो 7 बचे संस्थापक सदस्य, इन लोगों ने मिलके इसको ये संस्था बनाया था। तो ये संस्थापक सदस्य कौन है, अफगानिस्तान को छोड़ के ये 7 कौन, मालदीव, श्रीलंका, प्यारा सा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं था, ये संस्थापक सदस्य में नहीं होगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश संस्थापक सदस्य में अफगानिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान कब होगा, जब कहेंगे सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो 8। लेकिन जब कहेंगे संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो होगी सिर्फ 7। 8वां कौन नहीं था, अफगानिस्तान। ये कब जुड़ा है, वर्ष 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में, 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में जुड़ा है। 13वें वार्षिक से आप लोग साथ साथ में नोट करते हुए चलिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलने वाला है। अगर आप इन तक रुके रहें तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलेगा। जैसा आपको थंबनेल और वीडियो के स्क्रीन पे दिखा है, आपको वैसा ही कुछ मिलने वाला है। आपने जो अपेक्षा की है वैसा ही हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया स्थापना 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश में। उद्देश्य क्या है, शांति प्रगति हासिल करना, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उन्नति कर सकें, विकास कर सकें, डेवलप्ड हो सकें आपस में मिलके। सदस्य देश की संख्या वर्तमान में 8 है। जब संस्था बनी थी यानी इसकी स्थापना हुई थी तब सिर्फ 7 ही थे। 8वां कौन जुड़ा है बाद में, अफगानिस्तान का 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 2005 में। इसके कितने सदस्य हैं, मालदीव है भाई साहब, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये हो गए आपके सदस्य देश की संख्या 8, सदस्य देशों के नाम। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, ये होगा मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ है इसका, काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी। नेपाल की क्या है, राजधानी। बना जहाँ था, ये गलती मत करना कि यहाँ का वहाँ कर दो, वहाँ का यहाँ। बना कब था, 7 से 8 दिसंबर। लेकिन कहाँ बना था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये ना कर देना कि उलट देना, मुख्यालय को बना दो स्थापना स्थान और उसको बना दो मुख्यालय। तो ये मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। और स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। तो जो इसका मुख्यालय कब बना, इसका मुख्यालय बना है 16 जनवरी 1987 को, यानी स्थापना के 1 साल बाद, 2 साल बाद, हाँ लगभग 21 साल, क्योंकि ये दिसंबर के आज जनवरी आ जाना है, अगले जनवरी फिर बना था, तो 1 साल बाद बना। तो कहाँ है मुख्यालय, काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। कब बना था, 16 जनवरी 1987 में।
इतना क्लियर हो गया। फिर इसके महासचिव, प्रथम महासचिव क्या है, प्रथम महासचिव देखते हैं। प्रथम जिस मुख्यालय है, वो मुख्यालय का कोई मुखिया होगा, कोई अध्यक्ष होगा, तो यहाँ मुख्यालय जो है वो सचिवालय कहलाता है और यहाँ के मुखिया महासचिव कहलाते हैं। तो प्रथम जो महासचिव थे, जो सब नहीं आपको याद करना है, प्रथम और वर्तमान में हमेशा यही कि पहले कौन बना या वर्तमान में है कौन। तो प्रथम कौन थे, अबुल एहसान। अबुल एहसान ये क्या थे, प्रथम महासचिव किसके, सार्क संगठन के। अबुल एहसान कहाँ, ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के क्या थे, राजनयिक। राजनयिक, राजनयिक क्या होते हैं, जो अपने देश से राजदूत बनके किसी दूसरे देश में जाते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को प्रस्तुत करने के लिए। जो दूसरे के देश में दूतावास में बैठते हैं राजनयिक होते हैं, राजदूत कहे जाते हैं। तो ये राजदूत थे कहाँ, बांग्लादेश के। तो ये बांग्लादेश के राजनयिक थे, बांग्लादेशी हैं। कौन, अबुल एहसान। वर्तमान महासचिव कौन है, वर्तमान महासचिव, वर्तमान महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। आपको कहीं कहीं ये गुलाम की जगह गोलाम होगा, गोलाम, तो कंफ्यूज नहीं होना, या गुलाम रहेगा या गोलाम। तो मोहम्मद गुलाम सरवर भाई साहब ये भी बांग्लादेश के हैं, ये भी कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। ये भी क्या है, बांग्लादेश। और थर्ड बांग्लादेशी हैं, थर्ड बांग्लादेशी मतलब ये प्रथम थे, कोई एक और रह चुका है, फिर ये तीसरे बांग्लादेशी। यानी बांग्लादेश से कितने महासचिव हुए हैं, 3। बांग्लादेश से कितने महासचिव हुए हैं, 3। कितने हुए हैं, 3। तो ये जो वर्तमान महासचिव हैं ये कहाँ के हैं, बांग्ला। ये भी क्या है, राजनयिक ही हैं, ये भी राजनयिक, बांग्लादेश के राजनयिक हैं। ये ओमान, मलेशिया, व स्वीडन, ओमान, मलेशिया व स्वीडन में राजदूत रह चुके हैं। किसके, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के राजदूत रह चुके हैं कहाँ, ओमान में, मलेशिया और स्वीडन। इन 3 देशों में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं राजनयिक के पद पर, यानी राजदूत बनकर वहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये हो गए। और हाँ, ये वर्तमान जो महासचिव हैं ये किस नंबर के हैं, तो आपको पता होना चाहिए 15वें। ये 15वें लिख लेना। जैसे आ सकता है वर्तमान महासचिव या आ सकता है 15वें महासचिव, तो दोनों एक ही, क्योंकि 15 ही हुए हैं तो वर्तमान को है 15वें। तो ये कौन से नंबर के, ये प्रथम थे, ये मोहम्मद गुलाम सरवर कौन से हैं, 15वें महासचिव। कौन से हैं, 15वें महासचिव। अब महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, ये कार्यकाल लेते हैं। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष यानी एक बार जब चुने जाते हैं तो 3 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि स्वेच्छा से पद त्याग ना करें। जैसे 3 साल के पहले भी पद त्याग दो या किसी आकस्मिक जैसे कोई एक्सीडेंट यानी दुर्घटना वगैरह हो जाए तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऑफिशियली यानी कानूनी रूप से कितने साल तक रहेंगे आप, 3 वर्ष तक आप पद पे बने रहेंगे। किस पद पे, महासचिव पद पे। किस पे, महासचिव पद पे। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। और इन 3 वर्ष बाद इनका फिर से चुनाव होगा। इनकी चयन प्रक्रिया क्या है, मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद, ये सार्क का मंत्रिपरिषद है, उसी मंत्रिपरिषद से ये चुने जाते हैं। मंत्रिपरिषद इनका चुनाव करता है कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल बाद फिर से इनका चुनाव इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। ये तो हो गया इनके बारे में। अब देखते हैं विश्व में क्या स्थान रखता है सार्क। तो विश्व क्षेत्रफल का, यानी विश्व में कितना क्षेत्रफल कवर करता है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल सार्क देशों के पास है। तो विश्व का 3%, कितना है, 3%। 3% जो हिस्सा है विश्व का वो किस देशों के पास है, सार्क देशों के पास है। यानी इन 8 देशों के पास विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्र है, क्षेत्रफल में 3% है। कितना है, 3%। और आबादी का प्रतिशत कितना, आबादी का प्रतिशत कितना है,
21% भाई साहब, 21%। इसका 7 गुना। 21 पर विश्व का एक बहुत बड़ी जनसंख्या, विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या सार्क देशों के पास है। विश्व की एक बहुत 21% बहुत होता है, तो 21% जनसंख्या सिर्फ 8 देशों के पास है। यानी सार्क संगठन के पास विश्व की कितनी जनसंख्या? 21%। तो ये होगा जनसंख्या कितनी है? 21%। और कितना क्षेत्रफल कवर करता है? 3%। अब देखते हैं ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? इसकी है 3.8%। कितनी है? 3.8%, या 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, या 3.8%। यानी विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था में जितने आर्थिक होता नहीं है हिस्सेदारी अर्थ में, कि इस देश ने व्यापार के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में इतनी भूमिका निभाई, ये देश ने इतनी भूमिका निभाया, इस देश ने इतना भूमिका निभाया, तो वैसे जो सार्क देश है, यानी इन 8 देशों ने मिलके विश्व अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सेदारी रखते हैं? 3.8%। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 3.8%, और वैसे देखा जाए तो 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर किसमें? अमेरिकी डॉलर में, रुपये में नहीं, या किसी कंट्री के नहीं, अमेरिकी डॉलर में 3.9 ट्रिलियन। ये लगभग 10 लाख करोड़ के बराबर है। 1 ट्रिलियन डॉलर कितने के बराबर है? 10 लाख करोड़। तो ये लगभग ये 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो कह सकते हैं 30 लाख करोड़ लगभग। एकदम एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वो 2.9 ही है, और वो एक मोटा मोटी हिसाब आप क्या बता सकते हैं? लगभग 30 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी ये क्या रखते हैं? सार्क देश अपने पास। कितनी हिस्सेदारी? 30 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर। तो हमने क्या बताया आपको? इसका नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कारपोरेशन ना लिख देना, पहले बार बार बता रहे हैं, कारपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन है, मतलब सहयोग। इसको कोऑपरेशन, सहयोग। कारपोरेशन अलग हो गया भाई साहब। जो कारपोरेट आप सुनते हैं कारपोरेट, वो कारपोरेशन वाला होता है। ये कोऑपरेट है। एक कारपोरेट होते हैं, एक कोऑपरेट होते हैं। एक कारपोरेशन होता है, एक कोऑपरेशन होता है। तो एक कोऑपरेशन मीन्स जैसे कहते नहीं, हम ये काम करने जा रहे हैं, तुम हमें कोऑपरेट करो, तो हम अच्छे से करें। कोऑपरेट मीन्स तुम्हारा सहयोग करो। तो क्या हो इसका? फिर स्थापना का 7 से 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में। विचार कब आया? नवंबर 1980 में। उद्देश्य क्या था स्थापना का? आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। मतलब हम लोग आपस में मिलके सहयोग करेंगे एक दूसरे का हर क्षेत्र में, जिससे शांति आएगी, वहाँ हम डेवलप करेंगे, विकास करेंगे। जब शांति रहेगी तो विकास तो होगा। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। जब स्थापना हुई थी तब कितनी थी? 7। यानी संस्थापक देश की संख्या कितनी है? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8। संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में है 8। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। उनके नाम क्या है? मालदीव है। देखिए आप, अगर आपको भारत का मैप पता होगा तो आपने भारत के मैप में आपको दिखा रहे हैं आप, हम आपको मैप में दिखा रहे हैं। ये मैप में कैसे याद करें? ये देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये क्या है? ये देखिए, दिखा आपको? ये क्या है आपका? मालदीव। ये क्या है? मालदीव। दिखा? लिखा होगा मालदीव। ये हो गया आपका मालदीव। ये क्या है आपका? श्रीलंका। ये क्या हो गया? श्रीलंका। फिर भारत। ये हो गया आपका प्यारा भारत। फिर क्या है? पाकिस्तान।
फिर अफ़गानिस्तान, फिर क्या है, नेपाल, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, नेपाल। फिर ये क्या है, छोटा सा भूटान, देखिए दिख रहा होगा आपको, क्या है, भूटान। फिर ये आपका क्या है, बांग्लादेश, ये आपका क्या है, बांग्लादेश। तो आप कैसे याद करेंगे, आपको बहुत ही आसान तरीके से कैसे याद करना है, नीचे से ऐसे शुरू होना है, ऐसे ऐसे जाना है यहाँ तक, फिर ऐसे आना है यहाँ। तो इस तरह से जब आप इसको सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आप सबको भारत का नक्शा पता है, इतना माइंड में छप जाता होगा भारत का नक्शा, भारत का नाम लेते ही। तो जब वो छपता होगा तो नीचे लटका हुआ श्रीलंका और मालदीव छपते होंगे, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान छपता है, नेपाल और भूटान एक हिसाब से भारत में ही है, बांग्लादेश भी तीन तरफ से भारत से गिरा है, तो ये भी आपके दिमाग में आ जाता होगा। तो आपको कैसे याद करना है, नीचे से शुरू करना है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बार फिर से देखिए, मालदीव है आपका, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर इधर आ जाइए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप साथ साथ में बोलते हुए चलिए, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या होगा, फिर से एक बार चलिए रिविजन करिए, आज साथ में सब। क्या है, मालदीव, क्या है, बोलिए, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये क्या है, आपके सार्क देश। ये क्या है, सार्क देश। ये एशिया है आपका, ये कहाँ है, दक्षिण में, इसीलिए इसका नाम है दक्षिण एशिया। ये एशिया में इसीलिए एशियाई, दक्षिण में ये क्या है, दक्षिण है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रीय ही आसपास के देश हैं, ये इंटरनेट जिस विश्व स्तर पर नहीं, मतलब एक ही महाद्वीप के अंदर है, या कह सकते हैं आप पड़ोसी देशों को मिलके बनाया गया है, ये पड़ोसी देश ही तो हैं। तो ये हो गया आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये हो गए आपके देश, कौन से, सार्क देश। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, नेपाल में है, जो काठमांडू नेपाल की राजधानी। कब मुख्यालय बना था, स्थापना कभी 16 जनवरी 1987 में। प्रथम महासचिव कौन थे, अबुल एहसान, कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। क्या बांग्लादेश के, राजनयिक थे यानी राजदूत। वर्तमान महासचिव या 15वें महासचिव, क्योंकि वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के, तो वर्तमान महासचिव 15वें कौन है, अब अबुल सॉरी वो प्रथम थे, मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर ये तीसरे बांग्लादेशी हैं, याद रखना, एक और रह चुके हैं, ये एक थे, दूसरे नंबर एक और रह चुके हैं, ये तीसरे बांग्लादेशी हैं। ये भी राजनयिक हैं, ये ओमान, मलेशिया और स्वीडन में राजदूत रह चुके हैं। इनका महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद इनके मंत्रिपरिषद द्वारा चयन प्रक्रिया क्या होती है, मंत्रिपरिषद द्वारा ये चुने जाते हैं 3 साल के लिए। ये विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखते हैं अपने पास, तो 3% रखते हैं, यानी विश्व के क्षेत्रफल का 3% हिस्सा सार्क देशों के पास है। आबादी का 21% हिस्सा सार्क देशों के पास है, यानी क्षेत्रफल की बात करें तो 3% रखते हैं अपने पास, आबादी की बात करें तो 21% रखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी है इनकी, 3.8% या 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 30 लाख करोड़ के बराबर ये लोग अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब इनके कार्य क्षेत्र क्या है और इनका सिद्धांत क्या है, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं सिद्धांतों की, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इसके सिद्धांतों में है, सबसे पहले आपका संप्रभु समानता, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या है, संप्रभु समानता। ये संप्रभु समानता क्या है, सिद्धांत क्या थे, जैसे सिद्धांत है कि आपके रूल, या आपका जैसे कह सकते हैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे सिद्धांत है, हम अपने वचन से हटेंगे नहीं, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तो सिद्धांत क्या है, रूल कह सकते हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष में तो हैबिट भी होता है, उनका हैबिट भी होता है, या आप इसको कह सकते हैं रूल, इसके नियम या दृढ़ संकल्प होते हैं। ये क्या है, सिद्धांत। तो सिद्धांत इनके क्या है,
सिद्धांत इनके ये हैं कि पहला है संप्रभु समानता। संप्रभु समानता क्या है? तो संप्रभु समानता है कि समान अधिकार और कर्तव्य देना। समान अधिकार मिलना व कर्तव्य, यानी जो, तो ये किसकी बात हो रही है? सार्क के देशों के, यानी सार्क सदस्यों की कैसे समान अधिकार और कर्तव्य, मतलब जिसमें जितने सदस्य हैं सबको समान अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं कि आप गरीब हैं या आप कमज़ोर हैं तो, या आप कम ताकतवर हैं तो आप अधिकार नहीं मिलेगा आपको, नहीं, सबको समान अधिकार दिया जाएगा और आपको कर्तव्य भी समान दिया जाएगा। यानी जितना आपको अधिकार मिलेगा अधिक, उतना कर्तव्य भी मिलेगा। आपको जितनी सैलरी मिलेगी तो काम भी बराबर करना पड़ेगा। अगर सैलरी बराबर ले रहे हो उसमें नहीं असमानता है तो मतलब काम में भी नहीं होगा, वो भी वही करो तुम जो सब कर रहे हैं जब सबकी बराबर सैलरी ले रहे। इसका मतलब ये हुआ। और इसमें जैसे आर्थिक है, राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी मतभेद के बाद, जैसे आपस में किसी दो देश का मतभेद है, कैसा आर्थिक मतभेद है मान लो, या सामाजिक हो गया, सामाजिक या राजनीतिक कह सकते हो, जैसे भारत पाकिस्तान का सब चलता रहता है, ये दोनों राजनीतिक हो गया या किसी भी कारण से हो गया, आपस में मतभेद है। लेकिन जब आप यहाँ सदस्य के रूप में जाएंगे तो आप ये सारे मतभेद भुला देंगे। क्षेत्रीय अखंडता क्या है? आप एक दूसरे के क्षेत्र को अखंड बनाए रखेंगे, मतलब उस पर कब्जा नहीं करेंगे। आप एक किसी देश में घुसपैठ नहीं करेंगे, अपने सदस्य देशों के क्षेत्र को, अखंडता को खंडित नहीं करेंगे, उसकी अखंडता को बनाए रखेंगे। लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान आए दिन भारत में घुसपैठ करता रहता है। तो ये क्या हुआ, सार्क के एकदम खिलाफ है, सार्क के विपरीत चल रहा है फिर भी। तो वो सब बात की बात है। आप इसके सिद्धांत क्या है? क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता। ये क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब किसी वैश्विक मंच पे या कहीं किसी मंच पे अगर आप किसी देश को वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला हो, रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला हो, क्या करने का? रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने का, अपने आप को दिखाने का, तो आप उस पर दबाव नहीं डालेंगे या आप उसको वंचित नहीं करेंगे। जैसे आए दिन जब भारत को वीटो मिलने की बात होती है यूएन में, तो आए दिन चीन क्या करता है? उस पर राजनीतिक दबाव बनाने लगता है। कैसा? आप उसको वीटो पावर्स नहीं मिलने दे रहा, उसके पीछे क्या राजनीतिक दबाव है? किसका? चीन का। तो वैसा नहीं करना है, आपको क्या रखना है? स्वतंत्र रखना है। सबसे बड़ी बात, निजी एवं घरेलू मामलों में हस्तक्षेप, मतलब आप किसी देश के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके घरेलू मामले में, वो उनका मामला है वो सुलझाएं। आपको उसमें ब्रोकर नहीं बनना है कि आपको उसमें मुखिया बन के चल देना है, निपटारा कराना है। जैसे आए दिन पाकिस्तान यहाँ अगर कुछ हुआ तो वहाँ के सांसद, वहाँ के संसद ही पूरी चिल्लाने लगती, वहाँ के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे घंटा तुम कुछ कर पाओगे? पहले तुम अपने यहाँ के लोगों को देखो, आए दिन बम फूट रहे हैं, भुखमरी इतनी है कि उसका कोई जवाब ही नहीं, भीख मांगने पड़ रहे हैं देश विदेश में, सब जगह सभी जगह भीख ही मांगते हैं और क्या करते हैं। तो वो सब नहीं करना है। खुद के काम में टांग अड़ाओ, दूसरे के काम में नहीं। आपको दूसरे के घरेलू घर में आप दखलंदाजी ना करें। उसके घर में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो खुद सुलझाए, तुम्हें वहाँ दादा बन के नहीं जाना है, जैसा पाकिस्तान भारत के साथ करता है, आए दिन उंगली करते रहता है। तो ये नहीं करना है आपको। फिर पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान, ये क्या है? पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान मतलब कोई सदस्य ऐसा कोई काम लेके आया है, कोई प्रोजेक्ट लेके आया है, कोई ऐसा प्लानिंग किया है कि जिससे उस काम को करने से, उस प्रोजेक्ट पे काम करने से सबको अगर लाभ हो रहा हो,
तो आपको उस लाभ सिद्धांत का सम्मान करना है, उस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है, उसका सम्मान कर, ये नहीं कि भारत मान लो पाकिस्तान कोई मान लो सपोज दैट वैसे वो कभी कर नहीं पाएगा, लेकिन मान लो कि वो ले आया कोई ऐसा परियोजना लाया, ऐसा प्रोजेक्ट जिससे फायदा हो रहा हो सबको, भारत को भी, फिर भी भारत कहते भैया मेरा ये दुश्मन है बहुत कट्टर, इससे हमारी किसी बात में नहीं बनती, हम इसको खारिज करते हैं, हम इससे निकल रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ सबको लाभ हो रहा हो वहाँ लाभ लेना है, एक दूसरे के सिद्ध जो ला रहे हैं प्रोजेक्ट परियोजना, यानी उनके जो लाभ के सिद्धांत हैं उनका क्या करना है, सम्मान करना। लेकिन ये भी नहीं होता कि अगर ये होता तो भारत पाकिस्तान का व्यापार बंद ना होता। तो ये तो हो गए इसके कुछ सिद्धांत, हैं तो बहुत, लेकिन ये कुछ हो गए जो मुख्य मुख्य मेन। फिर आपका आते हैं कार्य क्षेत्रीय सिद्धांत तो बन गए, लेकिन ये करते क्या है सार्क वाले भाई साहब, ये सिर्फ बना दिए हैं, सचिवालय बना लिए हैं, स्थापना कर लिए हैं, 8 लोग मिल गए हैं, 8 देश के मुखिया सदस्य आके यहाँ बैठ के क्या गप लड़ा रहे हैं यार, बैठ के एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं। ये किस लिए बनाए गए हैं, किसी उद्देश्य से। तो वो उद्देश्य क्या है, किसी कार्य को करने का, वो कार्य क्या है, एक कार्य क्षेत्र क्या, तो वो कार्य क्षेत्र ये है। पहला है मानव संसाधन विकास। अब ये मानव संसाधन विकास क्या है, यानी मानव संसाधनों का विकास करना। जैसे पहला इनका क्या है, इनका पहला प्रयास है वर्ग असमानता जो है बहुत ज़्यादा है, असमानता, वर्ग असमानता क्या, इसको बनाना नहीं, इसको खत्म करना, वर्ग असमानता को खत्म करना। जिससे अब क्या है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो ऐसा इसी को रोकने का प्रयास कौन कर रहे हैं, सार्क वाले, कि हम जो सदस्य देश हैं इन 8 देशों में अपने अंदर ये ऐसा करेंगे कि जो गरीब हो रहा है वो अमीर होता जाए, लेकिन जो अमीर है वो भी गरीबों की कैटेगरी में ना खड़ा हो जाए कि अमीर को गरीब बना दो, गरीब को अमीर ना, जो बहुत गरीब हैं उनको एक अच्छी जीवन, अच्छी जिंदगी देना, प्रदान करना। यानी वर्ग असमानता को, या तो अमीर को लाके गरीब बना दो तो वर्ग असमानता खत्म, यानी सब गरीब ही गरीब हो गए, या तो उठा के अमीर को गरीब बनाओ या फिर गरीब को अमीर बनाओ। तो अमीर से गरीब तो बना नहीं पाएंगे, किसी से बना तो देंगे लेकिन वो इलीगल तरीके से, अरे जबरदस्ती उनका पैसा, उनकी संपत्ति सारा का सारा उठा के जबरदस्ती गरीबों को पकड़ा दें, लो भैया तुम अमीर बन गए, ये गरीब, फिर भी तो वर्ग असमानता बनी रहेगी। यानी गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, कुछ ऐसे परियोजना लाएंगे, प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उनके लिए नए नए काम के अवसर लाएंगे, जिससे उनमें वर्ग असमानता थोड़ा कम, वैसे खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन वर्ग असमानता के जो बीच की दूरी बढ़ गई है वो कम हो जाए। और पर्यटन को बढ़ावा देना, इसी में है पर्यटन को भी, पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ होगा कैसे, कोई पर्यटक विदेश से आ रहा है घूमने, विदेशी मुद्रा लाएगा तुम्हारे यहाँ कोई टैक्सी में वो अपने घर से थोड़ी लाएगा, कार से थोड़ी आएगा, हवाई जहाज से आएगा, उस किराया देगा, यहाँ टैक्सी से चलेगा किराया देगा, होटल में रुकेगा किराया देगा, खाना खाएगा बिल देगा, जहाँ जाएगा कुछ खरीदारी करेगा, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं बाहर तो वहाँ की कोई ना कोई चीज़ लाते हैं, वहाँ की फेमस चीज़, वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ है वो आप लेके आते हैं ज़रूर खरीद के अपने साथ, कि हम वहाँ गए थे तो वहाँ के कुछ यादें उठा लाते हैं। तो इस पर्यटन को अगर बढ़ावा देंगे तो आपकी आर्थिक उन्नति होगी। फिर दूसरा क्या है, कृषि एवं ग्रामीण। भाई कृषि एवं ग्रामीण क्या है, आए दिन भुखमरी, खाद्य संकट उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि कृषि में जब विसंगति आती है, या कृषि में कोई प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा या कोई विसंगति आ गई, तो क्या होगा, खाद्य संकट उत्पन्न होना है, नष्ट होगा तो खाद्य संकट आएगा। तो कृषि को ऐसे बेहतर तरीके से, और जिस प्रकार से कृषि हो रही है पारंपरिक तरीके से पुराने समय से चली आ रही, उसको आधुनिकीकरण करने का, उसको बेहतर बनाने का, ताकि खाद्य संकट भुखमरी जैसे आपदाओं से निपटा जा सके, ग्रामीण जीवन को सुधारा जा सके, ग्रामीण जीवन जो है वो भी उच्च स्तर की बने, इसके लिए प्रयास करता हूँ। फिर आपका है पर्यावरण, प्राकृतिक
आपदा। पर्यावरण क्या है? जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्वलंत मुद्दा तो यही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये जी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कम करना, ख़त्म कभी नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, उसे कंट्रोल कर पाएंगे। ख़त्म नहीं होगा, कंट्रोल होगा, तो उसको कंट्रोल करना। प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे का सहयोग करना, जैसे आए दिन नेपाल में भूकंप आते रहते हैं, बांग्लादेश बाढ़ आता रहता है, नेपाल और भूटान में दोनों भूकंप, तो भारत में भी भूकंप एक साइड में, जैसे नेपाल की तरफ हिमालय की पहाड़ियों में यूपी तक, मध्य एमपी तक भूकंप आ जाते हैं। बिहार का क्षेत्र है जो आपका, जो बांग्लादेश से लगा हुआ क्षेत्र है, बिहार और अगल बगल के राज्य, वो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। जो समुद्र तटीय प्रदेश हैं उनमें सुनामी आ जाती है, समुद्र का पानी घुस के तबाही मचा देता है। तो ऐसे जो प्राकृतिक आपदा है, पाकिस्तान में भी आपदा आती है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं, मानवीय ज़्यादा होती है। क्यों? बम फूटते हैं, वो इंसान फोड़ता। अब आए दिन कत्लेआम होता है, वो इंसान करता है, लूटपाट होता है, वो इंसान करता है। तो मानवीय आपदा वहाँ ज़्यादा है, प्राकृतिक आपदा कम। तो ऐसे समय में एक दूसरे का सहयोग करना, ताकि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचा लें। फिर आपका आर्थिक, व्यापार एवं वित्त, यानी देखो, जब कोई दो देश आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि हम अपने ऐसा कुछ करें जिससे हमारा व्यापार इनसे बढ़े, हमें आर्थिक लाभ हो, वित्तीय लाभ हो। तो इसका भी एक उद्देश्य है कि आपस में सब व्यापार करें और जिससे व्यापार को सुगम बनाएं। जैसे मान लो हम इस सार्क संगठन के सदस्य हैं, तो आपस में डिसाइड कर लिए, चलो हम लोग बहुत एकदम कम टैक्स पर, बहुत ही कम टैक्स पे व्यापार करेंगे, यानी आप कर घटा दिए, टैक्सेस घटा दिए, तो व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक उन्नति होगी। और टैक्स में कुछ लॉस हुआ, लेकिन व्यापार बढ़ के वो उससे ज़्यादा आपको दे जाएगा। लेकिन इसका भी पालन नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भारत पाकिस्तान का व्यापार ठप ना हो गया होता। इस लेकिन इसका कार्य क्षेत्र है ये। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों में जैसे क्या हुआ, जागरूकता कार्यक्रम आए, जैसे भारत में चल रहा है, भारत सरकार चला रही है स्वच्छ भारत अभियान। ये क्या है? जागरूकता कार्यक्रम ही तो है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? जागरूकता कार्यक्रम ही तो है। आए दिन नए नए बीमारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आ रहे हैं, ये सब क्या है? जागरूकता कार्यक्रम। तो वैसे सामाजिक मुद्दे में ये सब आते हैं। तो ये सार्क देशों के, मतलब जो क्षेत्रीय लेवल पे सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देना, इनकी जागरूकता को बढ़ावा देना, जो सामाजिक मुद्दे हैं इनको प्रबल बनाना, ताकि जागरूकता कार्यक्रम जब प्रबल होगा तो फिर जब वहाँ की जनता समझदार हो जाएगी, शिक्षित, शिक्षा तो अलग हो गई, जागरूकता और शिक्षा में अंतर होता है। जब जागरूक हो जाएगी तो जागरूकता जहाँ है वहाँ व्यापार अच्छे से हो रहा होगा। आर्थिक जब व्यापार होगा तो अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, वहाँ उसका जनजीवन विकसित नहीं होगा, लेकिन एक अच्छे खासे ढंग से जी रहा होगा। तो जब सामाजिक मुद्दे इसीलिए इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, ताकि जागरूकता कार्यक्रम चलाओ, जिससे समाज में जागरूकता फैले और सब बेहतर जीवन जीने का प्रयास करें। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन। अब एक गरीब सूचना तो आप सबको पता है, सूचना एक दूसरे से साझा करना है, शेयर करना, ताकि हम जैसे मान लो कहीं मान लो भूकंप आने वाला है, मान लो भूकंप आने वाला है, सपोज दैट नेपाल में भूकंप आने वाला है। नेपाल छोटा देश है, भारत से गरीब देश है, गरीब नहीं लेकिन भारत की अपेक्षा गरीब। मान लो नेपाल के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं जिससे क्या भूकंप का पता लगाया जा सके। तो और भारत कर दे, हम जब हमारे पास है, हमको पता होगा भूकंप आने वाला, बहुत बड़ी मात्रा में तबाही होगी, ना बताए, अचानक से देखो, बताने का के बाद भी भूकंप रोक थोड़ी लोगे, लेकिन कुछ ऐसा करोगे या उस एरिया से लोग अलग शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ कम रह जाएंगे, या उस स्तर पे पहले ही तैयार कर ली जाएगी कि जब भूकंप आएगा तो जान माल की नुकसान होगी, उसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो ऐसे सूचनाओं को साझा करिए।
और ऐसे ही नहीं, बहुत सारे सूचना होते हैं जो आपको पता है। गरीबी उन्मूलन यानी किस प्रकार से हम गरीबी को खत्म करें। गरीबों को नहीं खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है। वर्ग असमानता खत्म करिए, गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर शिक्षा एवं सुरक्षा। जिस देश के लोग शिक्षित हैं और सुरक्षित हैं वो देश उन्नति ही करेगा हमेशा। शिक्षित हैं तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसी गारंटी नहीं, लेकिन अगर शिक्षा और सुरक्षा दोनों है तो देश बहुत ही उन्नति। तो ये शिक्षा पे भी ध्यान देती है और सुरक्षा पे। सुरक्षा क्षेत्र जैसे नक्सलवादियों से, आतंकियों से निपटना, उग्रवादियों से निपटना आदि। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, इसका उल्टा करता है। वो उनसे निपटता नहीं है बल्कि उनको पालता है, पैदा करता है। पाकिस्तान क्या करता है, पैदा करता है। तो और शिक्षा तो कितनी आगे है आप सबको पता ही है। तो ये हो गई इसके कार्य क्षेत्र। क्या हो गया, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, और जो अगर परस्पर लाभ मिल रहा है तो उसका सम्मान करें, आप लाभ लें। कार्य क्षेत्र में अगर मानव संसाधन का विकास, किस प्रकार वर्ग असमानता को हम खत्म करें, और जो मानव की शक्ति है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। यानी युवा जो है आप उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें, यानी युवा की शक्तियों का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं कि युवा वृद्ध हो गए और वैसे के वैसे रह गए, ना वो कुछ कर पाए, ना आपने उन्हें कोई ऐसा अवसर दिया जिससे आप उनकी ऊर्जा को, आप उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी शक्ति थी, आपने उसका देश के हित में कोई लाभ नहीं ले पाए। कृषि एवं ग्रामीण यानी कृषि को बेहतर बनाना, ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं में एक दूसरे का सहयोग करना। इसको प्राकृतिक आपदाओं में जान माल की कम हानि हो ऐसी व्यवस्था करना। आर्थिक, व्यापार एवं वित्त, आर्थिक रूप से किस प्रकार हम उन्नत करें, व्यापार में किस प्रकार से हम विकास करें, ये सब इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक मुद्दे, सूचना, गरीबी उन्मूलन एवं शिक्षा एवं सुरक्षा। तो ये हो गए इसके कार्य क्षेत्र एवं सिद्धांत। और आपने देख लिया स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य कौन कौन है, चुनाव कैसे होता है, महासचिव कौन है। तो ये सब आपने देख लिया। तो आशा करता हूँ आप सभी को सार्क संगठन के बारे में जानकारी वो मिली, जो वो आपको आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर हाँ अच्छी लगी तो भाई देर किस बात की, सब्सक्राइब बटन नीचे है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी हम अच्छी वीडियो लाएं तो आप तक पहुँचे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।